चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी नोट्स इंट्रोडक्शन। Human eye is sensitive to detect the electromagnetic waves within a small range of electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiation belonging to this region of the spectrum, wavelength of about 400 nanometer to 750 nanometer, is called light. यस, देखिए जो ह्यूमन आई होती है वो डिटेक्ट कर पाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ओके, ह्यूमन आई जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर पाती है विद इन ए स्मॉल रेंज, थोड़ी सी रेंज में। आंखें जो है थोड़ी सी रेंज के लिए सेंसिटिव बनाई गई हैं, और वो रेंज कितनी होती है बेटा? 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये इसको लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक के लिए ह्यूमन आई जो है वो सेंसिटिव है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। लाइट वेव्स Light travels with enormous speed 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it travels in a straight line in various situations. The light travels in straight line in various situations. Next. Wavelength of light is very small compared to the size of ordinary objects, so it is considered that it travels along a straight line. The path of light is called a ray of light, and bundle of such rays constitutes a beam of light. Yes, wavelength of ray is very small compared to size of the ordinary objects. जो ordinary objects हुआ करते हैं उनके कंपैरिजन में वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम होती है। तो ऐसा कुछ लिखो कॉपी में अपने कि लैम्डा ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लाइट के सीधे चलने की शर्त है कि वेवलेंथ कम हो और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो। ठीक है ना, तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है। ओके, wavelength of light is very small compared to the size of ordinary object, so it considered that it travels along a straight line. ये जो है बहुत ही ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको माना गया है लाइट को कि ये स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हाइगन्स ने बताया था कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है। भाई वेव बड़ी होती तो ऐसी चलती, वेव बड़ी होती तो दिखती, बट अब ये वेवलेंथ छोटे छोटे हैं, तो मतलब ये जो वाइब्रेशन होंगे ये ऐसे ऐसे होंगे, है ना। अब आप इसी चीज़ को अगर बहुत दूर खड़े होकर आसमान से देखोगे तो ये चीज़ आपको क्या दिखाई देगी? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी ना। ये जिगजैग नहीं दिखाई देगा, तब आपको ये क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो यही लिखा हुआ है कि wavelength of light is very small compared to the size of objects, so it is considered that it travels along a straight line. It is considered that, ये माना गया है, ठीक ना, और अभी तक ये माना गया चल रहा है, ये कंसिडरेशन अभी तक वैलिड है। स्ट्रेट लाइन, द पाथ ऑफ लाइट इज ए रे, लाइट के जाने का रास्ता जो होता रे होता है। ओके, लाइट के जाने का रास्ता, एंड ए बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट ए बीम ऑफ लाइट, और रेज का जो बंडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीम। क्लियर? पढ़िए नेक्स्ट। इन दिस चैप्टर we are going to study the phenomena of reflection and refraction of light using the ray diagram of light. We shall also study the construction and working of some important optical instruments. चलिए पढ़िए। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन। Reflection of light by spherical mirrors. Law of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection, that is, angle of incidence equal to angle of reflection. The incident ray, reflected ray, and normal to the reflecting surface at that point of incidence all lie in the same plane. चलिए ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, ये दो लॉ हो गए। अब इसके बाद है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू आइडेंटिकल प्लेन मिरर्स। दो आइडेंटिकल प्लेन मिरर है ना, इंक्लाइंड प्लेन मिरर। तो उन्हीं में बनने वाली जो इमेजेस होंगी वो कितनी बनेंगी इमेजेस? पढ़िए। I1 for two inclined plane mirrors M1 and M2, I1 is equal to image of O by M1, I2 is equal to image of O by M2, I21 is equal to image of I2 by M1, I12 is equal to image of I1 by M2, and so on. देखो, अब मान लो ऑब्जेक्ट है कोई बेटा, वो ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। किससे? मिरर M1 से। और सेकेंड मिरर से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ओके, अल्फ़ा एंगल बनाते हुए रखा गया है ये ऑब्जेक्ट। तो अब जो पहला इसका बनेगा I2, पहली इमेज तो बन गई, देखिए इसकी M1 के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनी है M2 से वो क्या बन गई है? I2। इस ऑब्जेक्ट O की जो पहली इमेज बन गई है वो क्या बन गई है? I2, M2 की वजह से, ठीक है ना। और इसकी जो बन गई है वो क्या बन गई है? I1। बोलो यस और नो। अब I1 जो बना हुआ है, जो I1 बना हुआ है, ठीक है ना, वो I1 की इमेज कौन बनाएगा? ये M2। तो कहाँ बना रहा है ये देखो, I12, I12 कितने एंगल पे? अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पे। समझ में आया? अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पे। और दूसरा, अब ये जो इमेज बनी थी I2, ये देखो I2 बनी थी, इसकी इमेज कौन बनाएगा? M1। कौन बनाएगा? ये कहाँ बनाएगा? I बीटा प्लस 2 अल्फ़ा पे, बीटा प्लस 2 अल्फ़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इस तरीके से काम चलता है। इस तरीके से बनते जाएंगे। अब सीधा फॉर्मूला याद कीजिए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पढ़िए। Total number of images is given by 360 degree upon theta is equal to n with some special cases. Theta is equal to alpha plus beta. Case 1. If n is even, then number of images will be n minus 1 because the last two images will coincide with each other. हाँ, अगर n इवन है। Case 2. If n is odd number and the object is not at angle theta by 2, then number of images will be n. Case 3. If n is odd number and the object is at angle theta by 2, then number of images will be n minus 1. Case 4. If n is not an integer, then count the number of images. हाँ, अगर n इमेज इंटीजर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमको काउंट करनी पड़ेंगी। तो ये 4 केस हैं, इनको रट लीजिए, ठीक है ना। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स पढ़िए। Spherical mirror is a part of hollow sphere and is of two types. Concave mirror, the mirror in which the inner surface towards the center of curvature is reflecting surface. Convex mirror, the mirror in which the outer surface away from the center of curvature is reflecting surface. साइन कन्वेंशन। Sign convention. समझ में आ गया? Yes, sir. ऊपर प्लस, इधर इंसिडेंट के लिए माइनस, मतलब डायरेक्शन ऑफ रे में जो चलोगे वो प्लस होगा और डायरेक्शन अपोजिट चलोगे वो माइनस होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बता देंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। F and R of spherical mirrors. By law of reflection, I is equal to R. Also, I is equal to alpha. Alternate angles in concave mirror and corresponding angles in convex mirrors. So, by the equations 1 and 2, we get R is equal to alpha. Hence, AF is equal to FC. For per. एक मिनट देखो बेटा, ये इसका कहना है कि देखो I इक्वल टू आर एंड R इक्वल टू अल्फा। हाँ. I R के इक्वल है हाँ. और ये सेंटर है, Yes, sir. तो I इक्वल्स टू आर एंड I इक्वल्स टू अल्फा। सॉरी, अल्टरनेट से I इक्वल टू अल्फा। देखो I इक्वल्स टू आर, बोलो हाँ, एंड I इक्वल्स टू अल्फा। अल्टरनेट से हाँ. तो R इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा हो गया। हो गया. मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वल। मतलब जितनी साइड ये उतनी साइड ये, बोलो हाँ। Yes, sir. यानी ए एफ इक्वल टू एफ सी, हाँ. ए एफ इक्वल टू FC. एफ सी, ठीक ना। ए एफ इक्वल टू एफ सी, ए एफ जो है वो एफ सी के इक्वल हो गया। सो बाय द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए एफ इक्वल टू एफ सी। पढ़िए, फॉर पैरेलैक्सियल रे, For paraxial
incident at points close to the pole of mirror. Thus, point A lies close to pole P of mirror. So in that case, AF is equal to PF. हाँ, तो यहाँ पे जो एक्चुअली मिरर, जो छोटे मिरर हुआ करते हैं, उसमें ये पॉइंट, बेटा सुनो, ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई खास दूरी नहीं होती है, ठीक है ना। इस पॉइंट में, इस पॉइंट में कोई खास दूरी, तो मतलब जो A से लेके F तक की दूरी है और नियर अबाउट P से लेके F तक की दूरी है। फ़र्क भी देख लो कितना, परपेंडिकुलर डाल दो, ये देखो इतना फ़र्क आ रहा बस। तो AF इक्वल टू PF मान लेते हैं, समझ गए ना। AF इक्वल टू PF, तो PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF इक्वल टू FC, PF इक्वल टू FC, तो PF इक्वल टू FC। और देखिए हम PF इक्वल टू FC है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PC इक्वल टू PF प्लस FC, PC इक्वल टू PF प्लस FC। सो PC इक्वल टू और PF प्लस FC, नाउ PC इक्वल टू PF प्लस PF, क्योंकि FC PF के इक्वल आ चुका है, तो PF प्लस PF कर दिया तो 2PF कर, PC किसके इक्वल है, R के इक्वल, और 2 और PF की वैल्यू किसके इक्वल है, फोकल लेंथ। तो आंसर F इक्वल टू कितना हो गया, R/2। समझ में है ना। फॉर पैरेक्सियल रेज ऑफ स्पेरिकल मिरर, रेज इन स्पेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। पढ़ो भाई मिरर फार्मूला। Mirror formula 1/b plus 1/u is equal to 1/f, where u is the distance of object from pole, v is the distance of image from pole, and f is the focal length. बिल्कुल सही। तो ये हो गया अपना मिरर का फार्मूला। Lateral magnification. एक मिनट बेटा जी। पढ़िए लेटरल मैग्निफिकेशन। M is equal to hi upon hu is equal to minus v upon u is equal to f upon f minus u is equal to f minus v upon f. बेटा नोट कर लो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है अपने पास मैग्निफिकेशन का। M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज I अपॉन O या HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V बाई U। ओके, और अगर U के टर्म्स में आप केवल बनाना चाहते हैं तो फोकल लेंथ अपॉन F माइनस U, और V के टर्म्स में F माइनस V अपॉन स्मॉल f। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड पढ़िए। Concave mirror u is equal to infinity. The image at f real inverted very small. ठीक। सेकेंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन, अब बीच का पढ़ो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यू इज ग्रेटर देन आर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। Nature real inverted and small. U is equal to r is equal to 2f. Image at c real inverted same size. Between f and c, r is less than u less than f. Between c and infinity, real inverted enlarged. U is equal to f. Image at infinity, real inverted very large. Between f and p, u is less than f. Behind the mirror, virtual upright and enlarged. समझ में आ गया। हाँ. वही 10th क्लास वाले केसेस। हाँ. नेक्स्ट पढ़िए। Convex mirror u is equal to infinity. Image at f, virtual erect very small. For all positions p equal to infinity. Image formed between f and p, virtual erect and small. हाँ वही सैलून वाला केस। हाँ. ठीक है ना। नहीं सॉरी, सैलून वाला नहीं, ये वो वाला है, गाड़ी वाला, रियर व्यू मिरर वाला, छोटी बनती है, उस तरफ बनती है इमेज। हाँ. याद आया। Yes sir. देखो ऐसे इस तरीके से एक रे चलती है, वो इधर चली जाती है, लौट करके बोलो हाँ, Yes sir. इसको इधर बढ़ाते हैं, और दूसरी रे जो वहाँ से ऑब्जेक्ट से चलती है वो लौट करके ऐसे जाती है, तो उसको आगे लेने पर ये इमेज बन गई है। हाँ. चलिए पढ़िए नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मतलब कि मान लो कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लो O1 से लेके O2 तक, समझ गए ना। हाँ. ऐसा O1 से लेके O2 तक, तो इसका इमेज का O1 कहाँ बनेगा, I1 पर, और O2 कहाँ बनेगा, I2 पर। जो पीछे होता है उतना आगे चला जाता है, ठीक है ना। पढ़ो। सो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट M इक्वल टू, Large object O1 O2, M1 is equal to V1 minus V2 upon U2 minus U1. V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1। फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, For very small object, M1 is equal to dV upon du is equal to minus V square upon U square is equal to minus M square. चलिए इसको याद कर लीजिए।
ये है longitudinal magnification. Next, velocity of image by spherical mirror. When the object is moving along the principal axis according to mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Differentiating the above equation with respect to time, we get minus 1 upon v square dv upon dt minus 1 upon u square du upon dt is equal to 0, or dv upon dt is equal to minus v square upon u square du upon dt. Since u and v are the object distance and image distance relative to mirror, du upon dt is velocity of object relative to mirror v by m, and dv upon dt is the velocity of image relative to mirror vi upon m. So vi upon m is equal to minus v square upon u square v o upon m. Vi upon m is equal to m1 vu upon m, where m1 is equal to minus v square upon u square. हाँ. Longitudinal magnification. तो ये है मेन फार्मूला वी आई अपॉन एम, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है ना. हाँ. और एम एल क्या होता है? मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, सॉरी हाँ वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन. हाँ. अभी पढ़ा ना. हाँ. लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन. तो मेन फार्मूला नोट कर लो बेटा. वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. क्लियर. तो ये फार्मूला याद कर लीजिए. डन. चलिए ये हो गया रिफ्लेक्शन कंप्लीट अपना. ठीक है ना. अब आ रहा है रिफ्रैक्शन. चलिए पढ़िए रिफ्रैक्शन. It is the phenomena of light in which the light is transmitted from one medium to another medium. When the ray of light passes from optically rarer to denser medium, it bends towards the normal, whereas when a ray of light passes from optically denser to rarer medium, it bends away from the normal. डायग्राम तो बनता होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रिफ्लेक्शन देख लीजिए और रिफ्रैक्शन देख लीजिए. ठीक है ना. हाँ पढ़िए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन. First law of refraction: the incident ray, refracted ray, and normal to the plane of at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक. Second law of refraction: the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, known as refractive index of that pair of media, denoted by mu. This is also referred as Snell's law of refraction. Here mu21 is constant for the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Refractive index of the medium is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, that is mu is equal to c upon v. Using Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin R is equal to constant. देखो बेटा, देखो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है. फॉर्मूला अपने पास हुआ करता है वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है ना. तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है ना. तो μ2 साइन आर μ1 साइन आई. क्लियर हुआ. μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन आई. क्लियर. और ये हमेशा कांस्टेंट होता है. ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. पढ़ो μ21 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 sin I upon sin R is equal to v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. Since mu1 v1 is equal to mu2 v2 is equal to constant, that is v is inversely proportional to mu. And mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2 is equal to constant, that is wavelength lambda is inversely proportional to mu. ठीक है ना. आगे समझ में ना. लैम्डा और दो वेलोसिटी और लैम्डा तो साथ साथ चलते हैं, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ही. क्लियर. नेक्स्ट स्नेल्स लॉ. Snell's law provides the path to take least time if one wants to move from a point in medium
one to other point in medium 2. हाँ, नेक्स्ट देखिए लेटरल शिफ्ट, क्या बता रहा हूँ मैं, लेटरल शिफ्ट कितना हुआ है, देखो डी लेटरल शिफ्ट हुआ है, हाँ, तो डी जो होगा बीसी के इक्वल होगा, yes sir, डी किसके इक्वल होगा, BC, बीसी के। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, hypotenuse, तो परपेंडिकुलर बन गया इस आई माइनस आर के लिए बीसी, और हाइपोटेनस क्या बन गया बेटा 90 डिग्री के सामने ओ बी, बोलो यस। yes sir, तो डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू वही देखो, तो साइन ऑफ आई माइनस आर इक्वल टू बी सी अपॉन ओ बी, बोलो यस। yes sir, तो बी सी इक्वल टू ओ बी साइन आई माइनस आर, हाँ, ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब जो ओ बी है उसको मुझे बनाना है, ओ बी, तो ये एंगल आर है, हाँ, बोलो हाँ, हाँ, ये एंगल आर है, तो इस एंगल आर के लिए मेरे पास ओ बी क्या हो सकता है, देखो यहाँ से निकलेगा ओ बी, ऐसे इसको बना लिया, मिला दिया, हाँ, कॉस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ, बेस अपने पास क्या बन जाएगा, ये पूरा परपेंडिकुलर थिकनेस हाँ, है ना, तो कॉस आर इक्वल टू थिकनेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ बी, बोले ये सुनो, Yes, sir. तो ओ बी इक्वल टू टी बाई कॉस आर, दिख गया, yes sir, ओ बी इक्वल टू टी बाई, cos r, और साइन आई माइनस आर ये वाला, हाँ, तो आंसर कितना आ गया, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, क्लियर। yes sir, तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट की, इतना शिफ्ट कहलाएगा। चलो अपरेंट डेप्थ पढ़ लो। apparent depth is equal to real depth upon refractive index mu, हम्म, AI is equal to A upon mu, और AO is equal to mu into AI, हाँ, मतलब जो ए ओ जो रियल डेप्थ होगी, जो रियल डेप्थ होगी वो ए आई का म्यू टाइम्स होगी, ए आई अपरेंट डेप्थ है। देख बेटा ये सिक्का पड़ा हुआ है, बोलो हाँ, ये नीचे ओ पर, हाँ, किस पॉइंट ओ पर सिक्का पड़ा हुआ है, yes sir, तो ये जो सिक्का है वो यहाँ दिखाई देता है हाँ, अपरेंटली, समझ गए ना। हाँ, जो अपरेंट डेप्थ होती है ए आई, ओरिजिनल गहराई जो होती है ए ओ का क्या होती है, म्यू, mu upon, समझ में आया कि नहीं आया। तो ए ओ ओरिजिनल गहराई इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ अपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। पढ़ो, इफ देयर इज इंक स्पॉट, if there is an ink spot at the bottom of the glass slab of thickness d, it appears to be raised by a distance d, is equal to thickness minus apparent depth, हाँ भाई कितनी हाइट तक उछल गया वो, इक्वल टू टोटल जितने पे था हाँ, और जितने पे आ गया हाँ, उतने का गैप निकाल लो। तो टोटल था कितने पे, टी पर था, ऊपर था, और आ कहाँ पर गया, टी बाई म्यू पर था, तो गैप कितना आएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू, क्लियर। yes sir, अब कई सारे मीडियम हैं, अगर अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ है, हाँ, कई सारे मीडियम है, तो फाइनल अपरेंट डेप्थ जो होगी ये D1 है, ये D2 है, D3 है, हाँ, समझ गए ना। मान लो कोई सिक्का पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो वो कितनी हाइट अपरेंटली आपको कहाँ पे दिखाई देगा, D1 अपॉन म्यू 1 प्लस D2 अपॉन म्यू 2 प्लस D3 अपॉन म्यू 3, समझ में आया। yes sir, चलो नेक्स्ट पढ़ो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। the refractive index of air with respect to vacuum is 1.00029. Due to this, the apparent shift in the direction of the sun is by about half a degree, and corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. The sun appears flattened at sunrise and sunset is also due to the atmospheric refraction. चलो देखो होता क्या है बेटा, डायग्राम से समझना, इसने तो बहुत कम लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा बट इसमें एलेबोरेट करता हूँ मैं। ये देखो, जैसे ये ऑब्जर्वर आपके सामने है, दिख रहा है, हाँ, ये ऑब्जर्वर आपके सामने है, ठीक ना, ये इसका हॉरिजॉन है, ये इसका। horizontal, अब यहाँ से रेस चलती हैं, हाँ, तो यहाँ से रेस जो चलेंगी वो एकदम सीधे नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ तक तो चलो बाहर था, हाँ, ये वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर नहीं था। अब जैसे रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगी रेस, तो थोड़ा झुकेंगी इसकी तरफ, हाँ, मतलब ये आँख है, ये आँख है, और ये इसका हॉरिजॉन है, समझ गए ना। हाँ, सन मान लो यहाँ पर आ चुका था, हाँ, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, ठीक ना, हाँ, तो यहाँ तक तो चलो सीधी चली, हाँ, अब इसके बाद जैसे है ऐसे जाएंगी, समझ गए ना, मुड़ते हुए, बोलो यस और नो। yes sir, हमारी जो आँख है इसका जो वर्चुअल इमेज बनाएगी वो इसी डायरेक्शन में बनाएगी, जब फाइनली इसके पास जो आँख में आई होगी इमेज, हाँ, रेस फाइनली कैसे पड़ी है, नीचे होके, हम्म, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऊपर बनेगा, वर्चुअल इमेज।
नहीं समझ में आया? ऊपर की बनी है। ये आँख है, ये आँख है। हाँ। जो इमेज आई है सन की वो ऐसी आई है रेस, बोलो हाँ। यस सर। इस तरीके से आई है। हाँ। इसको लाइन ऑफ साइट में मतलब है तो यहाँ, हाँ। बट इसकी लाइन ऑफ साइट कैसी जाएगी? ऐसी जाएगी ना। यस सर। तो सन जो है ऊपर दिखाई देगा यस इसको। सर। क्लियर हुआ? हाँ। तो एक्चुअल पोजीशन सन की नीचे है, बट एक्चुअल पोजीशन उसे कहाँ दिखाई देगी? अपरेंट पोजीशन ऊपर। ये होगा। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पढ़िए। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the light travels from a denser medium to a rarer medium at the interface, it is partially reflected back into the same medium and partially transmitted to the second medium. This reflection is called the internal reflection. Under certain conditions, the incident light can be made to reflect back completely into the denser medium. This gives rise to the phenomena of total internal reflection. The refraction and internal reflection of rays from a point A in the denser medium incident at different angles at the interface with the rarer medium is shown in figure. देखो भाई क्या हो रहा है। जब लाइट जैसे मान लो डेंसर से रेयर में जा रहे हो, कि डेंसर टू रेयर मीडियम है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, थोड़ी सी लाइट जो होती है पार्शियली रिफ्लेक्टेड होकर आ जाती है और बाकी क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। आगे थोड़ा आपने एंगल बढ़ाया, हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हल्की सी रिफ्रैक्ट हो गई, बट आपने एक समय एंगल इतना बढ़ा दिया कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री पे बना लिया। उस समय ये एंगल कहलाएगा आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा उस समय? एंगल आईसी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे गई है और ये रिफ्लेक्टेड रे देखिए फ्लैट हो गई ना। तो इस समय ये जो एंगल होगा आईसी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब अगर आप अपना इंसिडेंस एंगल मतलब इस लाइन को थोड़ा और ऊपर करते हो तो रेज जो है वापस आ जाएगी लौट करके। समझ गए ना? तो इसको अपन बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड रे। मतलब अब जो कोई भी पार्ट नहीं बचा रिफ्रैक्टेड रे का, केवल और केवल रिफ्लेक्टेड। इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए कंडीशन क्या? पहली डेंसर टू रेयर जाना चाहिए और दूसरा इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। डन? कोई दिक्कत? No sir. पढ़ो बेटा। द क्रिटिकल एंगल IC। Critical angle IC for a pair of media is the angle of incidence of light in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degrees. Conditions for total internal reflection to take place. Light must travel from a denser medium to rarer medium, mu1 greater than mu2. Angle of incidence at the interface must be greater than the critical angle for the pair of medium I is greater than IC. Using Snell's law, mu1 IC is equal to mu2 sin 90 is equal to mu2. IC is equal to sin inverse of mu2 upon mu1. हाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा। देखो वैसे मैं स्नेल्स लॉ से आपको बताऊं तो 1 mu2 यानी mu1, 1 mu2 मतलब mu2 बाई mu1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की जगह साइन आई सी और आर की जगह साइन 90। साइन 90 यानी 1, 1 हो गया ना। तो साइन आई सी इक्वल टू कितना आ गया? mu2 बाई mu1। समझ में आ गया ना? तो यही फॉर्मूला है इसको। अब आई सी को रोक लो तो साइन उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स mu2 बाई mu1। चलो पढ़ो मिराज। It is an optical illusion of the presence of pool of water on the surface of the hot extended sun faces like a coal-tarred road or in the deserts, which takes place due to total internal reflection of light, ray of light incident towards the surface of earth from the object above it. When the lower layers of the atmosphere becomes more hot as compared to the upper layer of the atmosphere, then the beam of light coming from the tall object, such as the tree, travels from the optically denser to the rarer layers of the air and bends away from the normal in a every next refraction. Finally, when the angle of incidence becomes greater than critical angle, the beam of light suffers total internal reflection, producing inverted image of the object on a hot road or sand, that is giving rise to mirage. अब इसका डायग्राम देखिए, बैक करो। यस, अभी मिराज फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा।
देखिए हो क्या रहा है, देखिए ऊपर अगर आप बात करते हो एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है लाइट जो होती है अगर पास में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको दो डायग्राम इसमें बनाए हुए हैं, 1 मिनट, दो डायग्राम, सेकंड वाला तो क्लियर है, फर्स्ट वाला क्यों बनाया हुआ है। जरा इसकी थ्योरी एक बार फिर से पढ़िए मिराज फॉर्मेशन की। इट इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन, It is an optical illusion of the presence of pool of water on the surface of a hot extended sun faces like a cold-tarred road or in the desert, which takes place due to total internal reflection of the ray of light incident towards the surface of the earth from the object above it. When the lower layers of atmosphere becomes more hot as compared to the upper layers of the atmosphere, then the beam of light coming from a tall object such as tree travels from optically denser to the rarer layers of the air and bends away from the normal in every next refraction. Finally, when the angle of incidence becomes greater than the critical angle, the beam of light suffers total internal reflection, producing inverted image of the object on the hot road or sand, that is giving rise to mirage. ओके अब समझ में आया। एक्चुअली इन्होंने कंपैरिजन किया है शॉर्ट ट्री का और स्मॉल ट्री का, इसलिए दो डायग्राम बनाए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई अगर ट्री छोटा है तो रेज को इंटरनली रिफ्लेक्टेड होने का मौका नहीं मिल रहा है, तो जो लाइट है सीधे टिल्ट होंगी तो हल्का फुल्का टिल्ट होकर के आ जाएंगी, समझ गए, ये हो जाएगा। बट मान लो कि ट्री थोड़ा ऊंचा है, ये ट्री जो है ऊंचा है, समझ गए ना, तो देखो हर मोमेंट पे ऊपर का टेम्परेचर, ऊपर जो है ऊपर की जो हवा है, हाँ नीचे गर्मी रहती है, तो ऊपर की हवा क्या रहेगी, डेंस ठंडी हवा, और ये क्या रहेगी, रेयर गर्म रहेगी। तो जो चलने वाली रेज होगी वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, हटेगी कि नहीं हटेगी, अरे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैंने अभी एक जगह पर जब डेंसर से रेयर जा रही है रेज और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर ज़मीन पे आकर के या कहीं और ऊपर भी अगर यदि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो रेस क्या होगी, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। समझ में आया ना। तो यहाँ पर मान लो ये इंसान गाड़ी चलाते हुए आ रहा है टू व्हीलर में बैठ करके, तो वो पेड़ से निकलने वाली रेस जब इसके आँख में पड़ेगी तो इसको आप लाइन ऑफ साइट में पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ऊपर उसको पीछे पेड़ दिखाई देगा, समझ में आया। तो पीछे पेड़, पानी पेड़ उल्टा कब दिखाई देता है, हमेशा पानी में दिखता है ना पेड़ उल्टा, तो उसे लगेगा यहाँ पे पानी है, तभी तो पेड़ उल्टा चल रहा है। ऊपर से हवा चलती है, तो हवा चलती है तो इसके पत्ते हिलते हैं, तो नीचे जो इमेज बनती है उसके भी पत्ते हिलते हैं, तो उसे श्योर हो जाता है कि यार वहाँ पे पानी है। तो दिस इज इल्यूजन, समझ गया ना। तो नीचे की हॉट एयर मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर का कूल एयर मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आया। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पढ़िए। The brilliance of diamond is due to total internal reflection of light inside it. The refractive index of diamond is 2.47 and its critical angle is nearly 24.4 degree. Hence, the beam of light falling on the diamond suffers total internal reflection inside repeatedly and emerge only from the few of its faces. So, the intensity of emergent light is more than the intensity of light or surroundings. This gives the rise to the brilliance of the diamonds. The faces are also cut accordingly so that the light falling does total internal reflection inside. देखिए अब जो क्या होता है, ये जो ब्रिलियंस का जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो बन रहा है बेटा वो 24.4 डिग्री है, बोलो हाँ। जो क्रिटिकल एंगल है 24.4 डिग्री, मतलब बहुत ही कम है एंगल इसका, जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है बहुत ही कम है। नॉर्मली जो लाइट गिरती हैं ज़्यादातर वो इससे ज़्यादा ही एंगल पे गिरती हैं, मतलब लाइट हर जगह पर क्या होगी, TIR हर जगह झेलेगी बेचारी, हर जगह पर हर मोमेंट पर। समझ में आया। तो हर मोमेंट पर लाइट का TIR होगा। तो फिर से पढ़ दो, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। The brilliance of diamond is due to total internal reflection of light inside it. The refractive index of the diamond is
2.47 and its critical angle is nearly 24.4 degree. Hence, a beam of light falling on the diamond suffers total internal reflection inside repeatedly and emerges only from few of its faces. So, the intensity of emergent light is more than the intensity of incident light or surroundings. This gives rise to the brilliance of diamonds. The faces are also cut accordingly so that the light falling does total internal reflection inside. ठीक है ना. वो लाइट एक बार फंस गई बस उसके चक्कर में इतना कम उसका क्रिटिकल एंगल है कि लाइट बार बार जो होती है वो TIR होता रहता है. ठीक है ना. नेक्स्ट पढ़िए ऑप्टिकल फाइबर. It is made up of very fine quality glass or quartz of refractive index about 1.7. The fiber is coated with a layer of some material of lower refractive index of about 1.5. The thickness of optical fiber is of the order 10 to the power minus 6 centimeter. The light beam incident on the one end of optical fiber at appropriate angles refracts into the fiber and undergoes repeated total internal reflection. So it is made up of the very fine quality glass or quartz of refractive index about 1.7. The fiber is coated with a layer of some material of lower refractive index about 1.5. ठीक है ना. तो अंदर जो हुआ करता है बेटा वो 1.7 का मटेरियल होता है और जो बाहर होता है वो कितने का 1.5 का. तभी तो लाइट डेंसर टू रह जाएगी. है ना. सो द थिकनेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ऑर्डर ऑफ द 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर्स की थिकनेस होती है. ठीक है ना. फाइन बीम ऑफ लाइट एक एंड पे आती है तो TIR हो जाता है. तो इस तरीके से हर जगह टकरा टकरा करके जाती रहेगी. कोई दिक्कत. चलो भाई ये भी हो गया. रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस पढ़िए. रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस बाय लेंसेस. Refraction at spherical surface. Object O is kept in the medium of refractive index mu1 and refracted ray travels in the medium of refractive index mu2. Mu sin I is equal to mu2 sin R. Snell's law for small angle of incidence by axial rays. Mu1 I is equal to mu2 R. हाँ क्योंकि छोटे एंगल होते हैं sin I टेंस टू I एंड sin R टेंस टू R. छोटे एंगल के लिए जो होता है mu1 I इक्वल टू sin mu2 R. चलो अब देखो बेटा डायग्राम से देखो. ये बेटा एंगल अल्फा ए वाला. ठीक है ना. ये एंगल I है. ये एंगल क्या है I. एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा. गामा किसका एंगल है इमेज का. गामा किसका एंगल है इमेज का. और बीटा भी तो है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बेटा. एक मिनट. हाँ अल्फा प्लस बीटा होगा बेटा. अल्फा प्लस गामा नहीं होगा ना. अल्फा प्लस गामा भी तो होगा बट इसमें अल्फा प्लस बीटा पहला इमेज जो लिया गया इसके साथ एंगल लिया गया है. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. हाँ नॉर्मल उधर गया एक्सटेंड करने पर. तो पहला एंगल हुआ I अल्फा प्लस बीटा. कौन सी थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. OAP लिया ना एंगल. हाँ OAP ले लो कोई दिक्कत नहीं. OAP नहीं बेटा उसको C कर लो. OAC कर लो. फ्रॉम ट्रायंगल OAC. OAP में तो कुछ बन ही नहीं रहा. P तो पोल है बेटा. उसको C कर लो. बोलो I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. बाहर वाला एंगल दो अंदर के एंगल के सम के इक्वल होता है. 9th क्लास में पढ़ा होगा. चलो अगला देखो IAC. देख बेटा बीटा है बाहर. बीटा R प्लस गामा के इक्वल होगा कि नहीं होगा. होगा ना. तो यहाँ से R इक्वल टू बीटा माइनस गामा. ठीक है ना. चलिए अब इसके बाद ले लीजिए बेटा अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू हो गई बीटा की वैल्यू हो गई. ठीक है ना. हाँ यहाँ पे पुट करना अपन को mu1 I इक्वल टू mu2 R. mu1 I की वैल्यू कितनी आई है अल्फ़ा. I की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है ना. और R की वैल्यू कितनी आई बीटा माइनस गामा. ठीक है ना. तो अल्फ़ा माने कि 10 अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर AP अपॉन बेस OP. AP बाई OP बीटा 10 बीटा यानी AP बाई CP. ठीक ना. गामा 10 गामा यानी AP बाई IP. बोलो यस. तो वो फार्मूला जो ऊपर आया था mu1 I mu2 R. तो mu1 I की जगह निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू mu2 और R की जगह क्या आ गया था बीटा माइनस गामा. बोलो यस और नो. तो वैल्यू पुट कर दो. mu1 बाहर बैठे हैं. अल्फ़ा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP अपॉन OP. AP अपॉन OP. AB मतलब हाइट इमेज हाइट. AP मतलब इमेज हाइट. बोलो बेटा H अपॉन माइनस U H अपॉन प्लस R H अपॉन प्लस R माइनस H अपॉन प्लस V. बताओ बेटा क्या दिक्कत है इस एक्सप्रेशन में. नहीं है पक्का. H कॉमन लेके कैंसिल हो गया. तो mu2 अपॉन V माइनस mu1 अपॉन U इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन R. ये है बेटा जितने भी स्फेरिकल वाले आएंगे यही बनेगा फॉर्मूला है ना. इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस है ना. mu2 अपॉन V
माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, हाँ, देखो अगर आप प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर लो, इफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज प्लेन, तो फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कहीं नहीं होता है, क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी पर। किसके बाद, तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ, समझ गए ना? हाँ, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी तो ये जीरो हो गया, हाँ, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू कितना, जीरो। तो यू अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, upon mu two, म्यू वन अपॉन म्यू टू। समझ गए ना? हाँ, मतलब कि यू मतलब एक्चुअल डिस्टेंस और अपेरेंट डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो म्यू वन अपॉन यू टू के इक्वल आएगा। ये काम का नहीं ज़्यादा। अब रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस, देखो बेटा ये हो गया, इसे ये क्लियर हो गया ये चीज़। हाँ, अब देखिए दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला याद कर लो बेटा, म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर में, yes sir, बात बात पे यूज़ होगा। ठीक है ना? म्यू टू क्या है बेटा, मटेरियल जिसका लेंस बना हुआ है। म्यू वन मतलब जिसमें बैठा हुआ बाहर, हवा है तो म्यू वन की वैल्यू वन, हाँ, पानी है तो रख देना पानी का, तो म्यू वन है ना। म्यू वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन विच लेंस इज प्लेस्ड। क्लियर? yes sir, बन जाएगा। हाँ, चलिए